दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो इसी वीडियो में पार्ट 1 भी शामिल है। आप इस टाइम स्टैम्प से सीधा पार्ट 2 पर जा सकते हैं। हमारी पिछली वीडियो पर जिन लोगों ने कमाल के कमेंट्स किए और अपना फुल सपोर्ट दिखाया, ये रहा उन सभी के लिए एक बड़ा सा शॉट आउट। तो अगर आप भी अगली वीडियो के स्टार्टिंग में ऐसा ही शॉट आउट चाहते हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। ड्रैगन स्लेयर एक अकेडमी है जो उस वीडियो गेम में एक्सिस्ट करती है जिसे हमारा लड़का सबसे ज़्यादा खेलना पसंद करता है। गेम का टिपिकल सेटअप है जहां तुम्हें एक टॉप स्लेयर बनना होता है और इंसानियत की सर्विस करनी होती है, मॉन्स्टर्स से भरी इस दुनिया को साफ करके। मॉन्स्टर्स को हराकर और अलग अलग क्वेस्ट कंप्लीट करके तुम अपने इन गेम कैरेक्टर को इतना स्ट्रांग बना सकते हो कि वो खुद भगवानों को चैलेंज कर दे। यही चीज़ हमारे लड़के को इस गेम में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। वो दिन रात ग्राइंड कर रहा है और अपने हीरोज़ को अनइमेजिनेबल हाइट्स तक ले गया है। लिटरली उसने 1000 एनपीसी स्टूडेंट्स को एस रैंक तक पहुंचा दिया। तभी सिस्टम उसे एक स्पेशल क्वेस्ट देता है, एक ऐसा एक्सक्लूसिव क्वेस्ट जिसे अब तक सिर्फ उसी ने अनलॉक किया है। ये क्वेस्ट EX रैंक में टैग किया गया है और ऑब्वियस है कि इसका लूट भी EX रैंक का ही होगा। मतलब उसके हीरोज अब S रैंक से भी आगे EX लेवल तक अपग्रेड हो सकते हैं। जैसे ही वो क्वेस्ट स्टार्ट करता है उसे महसूस होता है कि वो सीधे ड्रैगन स्लेयर अकेडमी वाले गेम के अंदर पहुंच गया है। लेकिन टिपिकल ट्रांसमाइग्रेशन स्टोरीज के हीरोज की तरह शॉक या कन्फ्यूजन में पड़ने की जगह ये लड़का बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे गेम्स में खिंच जाना हर ट्यूसडे की रूटीन बात हो। खैर, वो अपने स्टैट्स चेक करता है और जैसा एक्सपेक्ट किया था सब 0। नो स्किल्स, नो ट्रेड्स, नो इक्विपमेंट, लिटरली कुछ भी नहीं। तभी सिस्टम का एक और मैसेज आता है। उसे कुछ स्पेशल और एक्सक्लूसिव ट्रेड्स मिले हैं फर्स्ट टाइम ट्रांसमाइग्रेशन के रिवॉर्ड में। इन ट्रेड्स का एग्जैक्ट काम अभी क्लियर नहीं है, लेकिन उम्मीद है ये उसे ग्राइंड करने, लेवल अप करने और फिर से स्ट्रेंथ की एम्बॉडीमेंट बनने में हेल्प करेंगे। यहीं से असली गेम शुरू होता है। सिस्टम उसे एक नया टास्क देता है, ट्यूटोरियल सर्वाइव करना है 10 मिनट तक। रिवॉर्ड मिलेगा ड्रैगन स्लेयर अकेडमी न्यू स्टूडेंट किट। ये सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि लो लेवल मॉब्स के अगेंस्ट सर्वाइव करना तो कोई बड़ी बात नहीं। स्ट्रैटेजी सिंपल है, मॉब्स का ध्यान अपनी तरफ मत खींचो और टाइम निकल जाने दो। यही स्ट्रैटेजी उसने पहले भी यूज़ की है, लेकिन उसे नहीं पता कि इस बार उसके साथ एक बड़ा सरप्राइज होने वाला है। अचानक जंगल में गूंजती गुर्राहट और भारी फुटस्टेप्स की आवाज़ें लो लेवल मॉब्स की नहीं हो सकती। वो ऊपर देखता है तो लिटरली आसमान में 2 ड्रैगन्स आपस में लड़ रहे हैं। ऑब्वियसली वो तुरंत स्पीड में फॉरेस्ट के अंदर भागता है ताकि ड्रैगनों की लड़ाई में उसे कोई नुकसान ना हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ट्यूटोरियल क्वेस्ट के लिए 2 S रैंक बॉस, ये तो प्योर रिडिकुलसनेस है। शायद ये EX डिफ़िकल्टी होने की वजह से हो रहा है। इसी बीच फायर ड्रैगन अपनी मैजिक एबिलिटी यूज़ करता है और मैसिव फायर टॉरेंट छोड़ने ही वाला है। अटैक इतना इंटेंस है कि अगर हमारा लड़का यहीं खड़ा रहा तो अगले पल राख हो जाएगा। तभी उसे याद आता है कि उसे स्पेशल ट्रेड्स मिले थे। वो उनमें से एक यूज़ करने का सोचता है, कॉपी। जैसा नाम है वैसे ही इसका काम है, कॉपी। मतलब सामने वाले के ट्रेड्स और स्किल्स को टेम्परेरी कॉपी कर लो। लेकिन ये करने के लिए 2 कंडीशंस हैं। पहला, तुम्हें उस स्किल को करीब से देखना होगा। दूसरा, टारगेट का नाम और रैंक जानना ज़रूरी है। लेकिन ये लड़का पहले इस गेम का चैंपियन रह चुका है, तो सेकंड रिक्वायरमेंट उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर बिना टाइम वेस्ट किए वो फायर ड्रैगन का एक ट्रेड कॉपी करता है, एलिमेंटल रेजिस्टेंस। इस स्किल की मदद से वो उस इंटेंस फायर ब्लास्ट से जलने से बच जाता है। वो सोचता है काश कोई स्किल भी कॉपी कर लेता, लेकिन फिलहाल उसके शरीर में माना शोकैंग नहीं हो रहा, इसलिए वो स्किल्स यूज़ नहीं कर सकता। अचानक उसे हवा उल्टी दिशा में बहती महसूस होती है। ये सब उस फायर ड्रैगन की वजह से है जो अब एक मैसिव फायर टॉरेंट छोड़ने वाला है। दूसरी तरफ बिजली वाले ट्रेड्स वाला ड्रैगन भी अपना ब्रेथ अटैक चार्ज कर रहा है। डेंजर सेंस करते ही हमारा लड़का उल्टी दिशा में भागने लगता है, वरना उसका गेम ओवर हो जाता। ड्रैगन्स के ब्रेथ अटैक्स उनकी सिग्नेचर मूव्स होती हैं। एलिमेंटल रेजिस्टेंस होने के बावजूद अगर वो इनके बीच फंस गया तो जिंदा जलने का खतरा बना ही रहेगा। वो पूरी स्पीड में भाग रहा होता है और तभी दोनों ड्रैगन्स अपनी ताकत अनलीश करते हैं। चारों तरफ जबरदस्त ब्लास्ट हो जाती है। उसी वक्त उसका 10 मिनट का काउंटडाउन खत्म हो जाता है। मतलब क्वेस्ट पूरा हो चुका है, वो बच गया। रिवॉर्ड में उसे ड्रैगन स्लेयर अकेडमी की यूनिफॉर्म, एक स्टूडेंट ID और ट्रेन टिकट मिलती है। ट्यूटोरियल 2 के लिए उसे ये ट्रेन पकड़नी होगी जो अकेडमी तक ले जाएगी। सीन कट होता है ट्रेन की तरफ जो अकेडमी जाने के लिए रेडी है। स्टूडेंट्स की भारी भीड़ की वजह से ट्रेन पूरी तरह भरी हुई है, सीट की जगह तक नहीं। ऐसे में एक कटाना वाला लड़का एक पैसेंजर से पूछता है कि क्या वो उसे केबिन में एडजस्ट कर सकता है, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ डेड साइलेंस मिलता है, क्योंकि केबिन में एक लड़की गहरी नींद में सो रही होती है। किसी चीज़ की परवाह किए बिना उसी वक्त हमारा लड़का भी ट्रेन में चढ़ता है। उम्मीद करता है कि शायद उसे कोई स्पेयर सीट मिल जाए।
कटाना वाला लड़का उसे इशारा करके बताता है कि यह लड़की तो बिल्कुल जवाब देने के मूड में नहीं लगती। तभी वो लड़की अपनी नींद से जाग जाती है। हमारा लड़का पोलाइटली रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उसे जगह दे सकती है। लड़की उसकी बात सुनकर मान भी जाती है। वो आराम से बैठता है और अपना नाम बताता है किम हो। फिर लड़की को थैंक यू कहता है। लड़की भी मुस्कुराकर अपना नाम बताती है सियो येन। लेकिन कटाना वाला लड़का थोड़ा टूट सा जाता है। उसे जगह नहीं मिली थी, लेकिन इस नए लड़के को मिल गई। फिर भी बिना पूछे ही वो भी अपना इंट्रोडक्शन दे डालता है गो हुनवू। लेकिन उसे सिर्फ डेड साइलेंस ही मिलता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। खैर, मौका देखकर वो भी केबिन में एडजस्ट हो जाता है और सीट पकड़ लेता है। किम हो हुनवू से पूछता है कि वो ट्रेन पकड़ने में लेट क्यों हुआ। हुनवू बताता है कि रास्ते में उसने 2 ड्रैगन्स को देखा था। नज़ारा इतना शानदार था कि वो लगभग अपना मेन एजेंडा भूल ही गया था। किम हो भी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसने भी वही 2 मॉन्स्टर्स देखे थे। लेकिन उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, कुछ ऐसा जिसे वो याद भी नहीं करना चाहता। आखिरकार ट्रेन चलना शुरू होती है और ड्रैगन स्लेयर एकेडमी की ओर निकल पड़ती है। यही वो जगह है जहां हमारा लड़का हर बार अपने नए हीरोज़ को रेस करने आता था। उसे इस जगह के बारे में लिटरली सब कुछ पता है, अपनी हथेली की लकीरों की तरह। इसी वजह से वो ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ एक्सप्लोर करने जैसा कुछ नया नहीं है। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन में बैठा, उसे रियलाइज़ हुआ कि इस बार सब अलग है। उसके केबिन के स्टूडेंट्स, बाकी कंपार्टमेंट्स के लोग और ट्रेन स्टाफ, इनमें से कोई भी उसे याद नहीं। ये रैंडम एनपीसी नहीं है, बल्कि बिल्कुल नए और अनफेमिलियर लोग हैं। गेम वाली दुनिया जैसी दिख रही है, लेकिन कास्ट पूरी तरह से अलग है। इसका मतलब ये भी है कि आगे आने वाले इवेंट्स और क्वेस्ट्स भी बदल चुके हैं। इसलिए गेम में आगे बढ़ते समय हमारा लड़का अब एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अब अनजान चीज़ें सामने आ सकती हैं। फिलहाल उसके दिमाग में सबसे ज़्यादा घूम रही चीज़ है उसके पास बैठी लड़की की ब्लैंक नज़रें। असल में सियो यान के पास स्पेशल आइज़ हैं, जिनसे वो किसी भी इंसान के स्टैट्स और डिटेल्स देख सकती है। मतलब किसी का भी लेवल, ट्रेड्स, ताकत और दूसरी जानकारी आसानी से पता कर सकती है। जैसे अभी वो कटाना वाले लड़के की पूरी जानकारी देख पा रही है और साफ समझ आ रहा है कि वो बस एक जेंग चैंग लड़का है जिसके ट्रेड्स भी एवरेज हैं। लेकिन जब वो किम हो की तरफ देखती है तो हैरान रह जाती है। उसके स्टैट्स पूरी तरह समझ से बाहर हैं। चाहे जितनी देर वो देखने की कोशिश करे, उसे किम की स्ट्रेंथ या ट्रेड्स का कोई अंदाज़ा नहीं लग पाता। यही वजह है कि वो इतनी देर से उसे अजीब सी नज़रों से देख रही है। तभी उसे अपने मैनेजर की एडवाइस याद आती है, अगर कोई इंटरेस्टिंग लगे तो उसके करीब जाओ और फ्रेंडली बनो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो अपना सूटकेस खोलती है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट सामान और स्नैक्स रखे होते हैं। फ्रेंडली दिखने और करीब आने की कोशिश में वो किम को एक कुकी ऑफर करती है। किम थोड़ी देर के लिए हैरान रह जाता है। इतना अचानक गेस्चर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन साफ है मना करना बदतमीजी होगी, इसलिए वो कुकी ले लेता है। माहौल हल्का करने के लिए कैजुअली पूछता है, ये तुमने खुद बेक की है? लड़की हाँ में जवाब देती है। अब समझ आया कि इसका टेस्ट इतना एवरेज क्यों था। फिर किम का ध्यान कटाना वाले लड़के हुनवू की तलवार पर जाता है। वो पूछता है कि ये लंबी सी तलवार ऐसे लपेटकर क्यों रखी हुई है। हुनवू बड़े प्राइड के साथ बताता है कि ये उनके मार्शल सेक्ट की सीक्रेट रेलिक है, लेकिन अभी उसने इसका सील खोलने की योग्यता हासिल नहीं की है, इसलिए फिलहाल ये बंद ही है। जब वो योग्य साबित होगा तब ये असली कटाना उसकी होगी। तब तक सब्स्टिट्यूट के तौर पर वो अपनी आयरन सोर्ड इस्तेमाल कर रहा है। इतना सब चल ही रहा था कि अचानक एक सुनहरे बालों वाला लड़का केबिन में घुस आता है। उसका मूड बड़ा अपबीट है और चेहरे पर बड़ी स्माइल है, जिससे केबिन का पूरा वाइब बदल जाता है। वो भी जगह ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। लेकिन किम को शुरू से ही ऐसे नॉइजी लोग पसंद नहीं, और ये वाला लड़का तो उसे एक्स्ट्रा शेडी लग रहा है। उसे साफ पता है कि ये बंदा सीट ढूंढने नहीं आया, बल्कि किसी और मकसद से यहाँ पहुंचा है। किम उसके झूठ को सामने ला देता है तो वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। फिर अपने कोट से एक बिजनेस कार्ड निकालकर अपना इंट्रोडक्शन देता है शिन ब्यूंग चुल। वो बताता है कि वो क्लाइंट्स को एरेंड सर्विसेज और बाकी डेली लाइफ सर्विसेज देता है। सही दाम दो तो मैं तुम्हारे लिए लगभग कुछ भी ढूंढ सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंटली बोलता है। किम ओपनली स्केप्टिसिज्म दिखाता है, लेकिन यह स्नैक टाई वाला आदमी अपनी शेडी सर्विसेज को बढ़िया बताने की कोशिश करता रहता है। किम को साफ लग रहा है कि ये बंदा संदिग्ध कामों में शामिल है और अथॉरिटीज से बचने की कोशिश कर रहा है। पिच देते वक्त भी वो बार बार खिड़की के बाहर घबराई नज़रों से देख रहा था, जैसे कोई उसे ढूंढ रहा हो। जब किम ने उस पर डाउट डाला तो वो डिनाई करने लगा और वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डिसिप्लिनरी कमेटी वहां पहुंच चुकी थी। डिसिप्लिनरी कमेटी कोई छोटी मोटी बॉडी नहीं है। ये खुद स्टूडेंट से बनी एक टीम है जो अकेडमी के अंदर लॉ और ऑर्डर मेंटेन करती है। और मज़े की बात यह है कि अकेडमी में इनकी पावर सरकार से भी ज़्यादा है।
ये लोग आते ही अपनी अथॉरिटी दिखाने लगते हैं और डिमांड करते हैं कि ये शेडी बिजनेस वाला लड़का तुरंत अपना सारा संदिग्ध सामान सौंप दे। बेचारा डिफेंड करने की कोशिश करता है, कहता है कि उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। डिसिप्लिनरी कमिटी की हेड तुरंत उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर काबू करने की कोशिश करती है। वो लाइटनिंग टाइप मेज है और ये देखकर किम को बड़ा खास लगता है। आखिर लाइटनिंग टाइप मेजेस बहुत रेयर होते हैं। कन्वीनियंटली किम के पास अभी कॉपी स्किल का एक स्लॉट खाली है, मतलब उसके पास इस लड़की का स्किल कॉपी करने का परफेक्ट चांस है। इस बार किम सोचता है कि इस टेस्टलेस कुकी को किसी काम में तो लाया जाए। वो कुकी जमीन पर गिरा देता है ताकि सही समय पर उसका इस्तेमाल कर सके। उधर कमेटी लीडर आगे का स्टेप लेने वाली होती है। शेडी लड़के ने फिर कोऑपरेट करने से मना कर दिया है, इसलिए अब वो उसे जबरदस्ती काबू करने का फैसला करती है। वो अपनी लाइटनिंग से हमिंगबर्ड जैसी शेप का एक अटैक छोड़ती है जो सीधे उस लड़के की ओर बढ़ता है। लेकिन उससे पहले कि वो हमला उसे लगे, किम आगे बढ़ता है और उस लाइटनिंग अटैक को अपने हाथ से रोक लेता है। इस मूव से डिसिप्लिनरी लीडर पूरी तरह शॉक में आ जाती है। किम बाहर आकर कैजुअली कंप्लेन करता है कि तुम लोगों की वजह से मेरा प्यारा कुकी गिर गया। लीडर को समझ नहीं आता कि ये बंदा किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन किम तो अपना काम पहले ही कर चुका है। उसने उस लड़की का लाइटनिंग एट्रीब्यूट मैजिक स्किल हमिंगबर्ड कॉपी कर लिया है। वो बड़े ड्रामेटिक अंदाज में अपने कुकी के लॉस पर दुख जताता है, जैसे ये उसकी सबसे कीमती चीज़ थी, और सारा ब्लेम उन अनोइंग स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स पर डाल देता है। काउंसिल का एक मेंबर इसे लाइटली नहीं लेता और गुस्से में किम को धमकी देता है। ये बंदा साफ तौर पर लड़ाई करने के मूड में है। उसके जवाब में हुनवू भी अपनी तलवार पकड़ लेता है और कहता है कि अगर मामला लड़ाई तक पहुंचा तो वो पीछे नहीं हटेगा। अब दोनों पार्टियां आमने सामने हैं और बस एक दूसरे को घूर रही हैं, देखने के लिए कि पहले कौन कदम उठाएगा। तभी काउंसिल की लीडर अपने इंपल्सिव साथी को रोक देती है और पूरे मैटर को डिप्लोमैटिकली हैंडल करती है। वो किम को एक फ्री डेजर्ट कूपन ऑफर करती है ताकि उसके इनवैल्यूएबल कुकी लॉस की भरपाई हो सके। किम तुरंत इस डील से सेटिस्फाई हो जाता है और पीछे हट जाता है। ब्यूंग चुल एक बार फिर अकेला रह जाता है। असल में किम का इस आदमी की जान बचाने का कोई इरादा नहीं था। उसका असली मकसद सिर्फ लाइटनिंग स्किल को कॉपी करना था, और अब जब उसके पास एक स्किल स्लॉट और एक ट्रेड स्लॉट दोनों पूरे हो चुके हैं तो उसका काम बन चुका है। थोड़ी देर बाद काउंसिल की प्रेसिडेंट वो सामान निकालती है जो ब्यूंग चुल ने कथित तौर पर चुराया था। पता चलता है कि वो असल में एक विग है जो किसी स्टेशन अटेंडेंट से चुराई गई थी। ब्यूंग चुल ने पैसे कमाने के लिए एक कमीशन प्रैंक कर डाला था। ये देखकर खुद किम भी मान लेता है कि इस बार गलती पूरी तरह ब्यूंग चुल की ही थी। जाते जाते काउंसिल की लड़की किम को वार्न करती है कि अगर उसे अपने भले की फिक्र है तो ब्यूंग चुल और उसकी शेडी स्कीम्स से दूर रहे। लेकिन किम को दूसरों की एडवाइस पसंद नहीं। वो मानता है कि अपनी सिचुएशंस वो खुद हैंडल करेगा। उधर ब्यूंग चुल भी किम को चेतावनी देता है और कहता है कि वो उसका चेहरा भविष्य के लिए याद रखेगा। वहीं हुनवू डिसिप्लिन कमेटी के बारे में पूछताछ करता है और ब्यूंग चुल से जानता है कि ये लोग सारे एलिट्स में से बेस्ट हैं। इनकी करंट प्रेसिडेंट वही लड़की है जिसने हमिंगबर्ड स्पेल इस्तेमाल किया था। उसका नाम है सोंग चुनही। उसका नाम इतना रिकग्नाइजेबल है कि हुनवू तुरंत समझ जाता है कि वो मशहूर सोंग फैमिली से बिलोंग करती है, वही फैमिली जो टोपाज टावर को कंट्रोल करती है। ये लड़की सिर्फ अपने लुक्स और आउटफिट के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि उससे पंगा लेना भी सही नहीं। उसका दादा कोई और नहीं बल्कि थंडरलॉर्ड सोंग ब्यूंग यून है। और सच बोलूं तो मुझे वो आदमी पता भी नहीं, लेकिन चुन्ही के फ्यूचर बॉयफ्रेंड के लिए पहले से सिंपैथी फील हो रही है। अब बात करें उसकी टीम की तो वो लोग भी रैंडम नहीं हैं। उनमें है जो बॉक, जो फिस्ट किंग का स्टूडेंट है, फिर आता है हान एस, जो सोर्ड एम्प्रेस का टॉप स्टूडेंट है, और फाइनली है गोम योन। भले ही मैं मजाक उड़ा रहा हूं, लेकिन वो एक्चुअली गोल्डन लोटस पवेलियन का अकेला हेयर है। इंट्रोडक्शन के बाद ब्यूंग चुल वहां से निकल जाता है। अब हुनवू क्यूरियोसिटी में किम हो की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि आखिर उसने उस कुकी वाले सैक्रिफाइस स्टंट क्यों किया। उसे अजीब लगता है कि कोई बंदा सिर्फ एक कुकी के लिए अपनी जान जोखिम में डाले। तब किम उसे सच बताता है कि वो तो बस चुन्ही का लाइटनिंग मैजिक चेक करने आया था। ये सुनकर हुनवू शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसने खुद देखा था कि किम हो ने हमिंगबर्ड स्पेल को हाथ से रोक दिया। वो किम हो से पूछता है कि क्या वो इस स्पेल के बारे में पहले से जानता है। थोड़ा सोचने के बाद हुनवू बताता है कि उसने पहले कभी इस स्पेल का इस्तेमाल नहीं देखा, और अभी भी जब उसने देखा तो वो रिलीज हुई लाइटनिंग हमिंगबर्ड को ठीक से देख ही नहीं पाया। उसे ऐसा लगा मानो वो अटैक नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सामने वाले को कुछ समय के लिए रोकने के लिए था। किम हो उसकी बात आधी मानता है, फिर डिटेल में समझाता है कि इसे हमिंगबर्ड स्पेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका इंस्पिरेशन हमिंगबर्ड के यूनिक फ्लाइट पैटर्न से है। इस स्पेल की रियल परफॉर्मेंस पूरी तरह मेज की एबिलिटी पर डिपेंड करती है। चुन्ही ने इसे यूज किया, ये उसके स्किल का प्रूफ है,
लेकिन अगर कोई प्रो मेज होता तो किम हो कभी भी उस हमिंगबर्ड को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि कास्टर उसके फ्लाइट पैटर्न को मैनिपुलेट कर सकता था। पर चुन्ही ने उसका पैटर्न बदला ही नहीं और वो सीधे उसके हाथ में फंस गया। इसका मतलब साफ था कि चुन्ही को अभी अपनी कंट्रोल एबिलिटी और बेहतर करनी होगी। हुनवू अब सच में किम हो की नॉलेज और स्पेल्स के प्रति उसके फैसिनेशन से इम्प्रेस्ड है। वहीं किम हो ने एक और ऑब्जर्वेशन किया। चुन्ही ने एक ई रैंक एबिलिटी को सिर्फ डी रैंक स्ट्रेंथ स्टैट्स के साथ इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेड है या फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनल माना है। इन शॉर्ट, किम हो मानता है कि चुन्ही अपने थंडरलॉर्ड दादा की रेपुटेशन को आसानी से आगे बढ़ाएगी। वहीं दूसरी तरफ हुनवू अब पूरी तरह से किम हो का फैन और दोस्त बन चुका है। किम हो को लगता है कि वो थोड़ा ओवररिएक्ट कर रहा है, लेकिन हुनवू पूरी तरह सीरियस है और खुले तौर पर ऑफर करता है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो उसकी मदद करेगा। किम हो को ये गेस्चर इतना पसंद आता है कि वो तुरंत मौका पकड़कर हुनवू को अपने साथ चलने के लिए कहता है। साथ ही पोलाइटली उससे एक फेवर मांगता है, एक सिल्वर कॉइन उधार देने का। नेक्स्ट सीन में दोनों अपने चुने हुए लोकेशन पर पहुंचते हैं। बैड लक से मशीन आउट ऑफ ऑर्डर दिखाई देती है। और हाँ, ये कोई नॉर्मल मशीन नहीं बल्कि एक पुरानी स्लॉट मशीन है, क्योंकि ये जगह पहले एक कसिनो हुआ करती थी। मशीन हुनवू को पूरी तरह टूटी फूटी लगती है, लेकिन किम हो अपनी पूरी जमा पूंजी यानी वो एक सिल्वर कॉइन इस पर लगाने के लिए तैयार है। कॉइन डालते ही शुरुआत में कुछ नहीं होता। दोनों को लगता है कि शायद मशीन सच में खराब है, लेकिन अचानक मशीन चालू हो जाती है और एक हिडन इवेंट अनलॉक होता है, द ब्रोकन स्लॉट मशीन। किम हो पहले से इसके बारे में जानता था, क्योंकि उसने गेम में हर अचीवमेंट अनलॉक की हुई है। एक्साइटेड होकर वो लीवर खींचता है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। रिवॉर्ड के नाम पर मिलता है सिर्फ एक पानी की बोतल। ना वुडन स्टिक ऑफ डिस्ट्रक्शन, ना अनयील्डिंग फोक्सोड, ना ही सीक्रेट अमेरिकन वेपन फार्मर शॉटगन, बस एक पानी की बोतल। हुनवू को समझ नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। किम हो समझाता है कि ये सब अकेडमी के रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि इस मशीन से कुछ भी हासिल करना इलीगल माना जाता है। इसका मतलब साफ है, हुनवू वॉचमैन बनकर खड़ा है, जबकि किम हो लगातार लीवर खींच रहा है। हुनवू को लगता है कि कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि कमेटी यहाँ बहुत कम आती है। लेकिन जैसे ही वो यह सोचता है, उसी समय डिसिप्लिन कमेटी की मेंबर स्मान वहां आ पहुंचती है। स्मान उन्हें याद दिलाती है कि मशीन का इस्तेमाल करने का मतलब है डीमेरिट्स। सीन पूरी तरह बदल जाता है। अब किम हो हुनवू को इशारा करता है कि वो थोड़ी देर के लिए उसे बिजी रखे। लड़की हुनवू को वार्न करती है कि अगर वो किम हो की मदद करेगा तो उसे भी पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन हुनवू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो और ज़्यादा सीरियस हो जाता है और अपनी तलवार निकाल लेता है। वो खुद भी एक्साइटेड है कि उसे सोर्ड एम्प्रेस की स्टूडेंट से लड़ने का मौका मिलेगा। स्मान भी तुरंत तैयार हो जाती है। बिना कोई समय गंवाए वो तेज़ी से एक पावरफुल थ्रस्ट करती है। हुनवू उसे ब्लॉक करता है और काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन स्मान आसानी से बच जाती है। फिर वो दूरी बनाकर अपनी एनर्जी चैनल करती है और बिजली जैसी रफ्तार से हवा में छलांग लगाकर पूरे बॉडी वेट के साथ डाउनवर्ड स्ट्राइक करती है। उसका अटैक इतना ताकतवर होता है कि हुनवू दोनों हाथों से ब्लॉक करने पर मजबूर हो जाता है। किम हो ये फाइट देखकर समझ जाता है कि हुनवू की इंटरनल एनर्जी अभी बहुत वीक है, जो उसकी परफॉर्मेंस को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। लेकिन किम हो चाहता भी नहीं कि ये फाइट जल्दी खत्म हो। वो पूरा मुकाबला एंजॉय करना चाहता है, इसलिए वो हाथ हिलाकर हुनवू पर एक एम्प्लीफिकेशन स्पेल इस्तेमाल करता है, जिससे उसका मैजिक कोर ग्रेड ई से सीधे सी तक बूस्ट हो जाता है। हालांकि ये बफ सिर्फ 1 मिनट के लिए है और इसका कूलडाउन पूरे 1 घंटे का है। यही 1 मिनट अब इस फाइट का सबसे अहम हिस्सा बन जाता है, क्योंकि हुनवू अभी भी स्मान की स्पीड और पावर से जूझ रहा है। उधर बैटल क्लॉक लगातार आगे बढ़ रही है और जैसे ही टाइमर 14 सेकंड पर पहुंचता है, किम हो के दिमाग में एक अलग कैलकुलेशन चल रही होती है। वो सोचता है कि लोग स्लॉट मशीनों से इसलिए बचते हैं क्योंकि वो पूरी तरह गैम्बलिंग पर आधारित होती हैं, लेकिन यहाँ एक हिडन ट्रिक है, गारंटीड जैकपॉट सिस्टम। असल में हर प्लेयर गेम की शुरुआत 5 कॉइन से करता है और अभी तक ये उसका 5वां स्पिन था। सीक्रेट यह है कि छठा स्पिन 100% गारंटीड जैकपॉट देता है, यानी कोई चांस नहीं, सीधा कंफर्म रिवॉर्ड। इसी भरोसे पर किम हो छठा स्पिन करता है और मशीन उसे अपना सबसे बड़ा इनाम देती है, डार्क आइस क्रिस्टल रैंक सी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर इस क्रिस्टल का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। और तभी सीन अचानक खतरनाक हो जाता है। एक ब्लू हेयर्ड लड़का पीछे से किम हो पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन किम हो पहले से तैयार था। जैसे ही हमला आता है, हुनवू बीच में कूदकर उसे रोक देता है। हालांकि इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, उसकी आयरन सोड टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाती है। टाइमर खत्म हो जाता है और सबके शौक में किम हो बिना सोचे समझे डार्क आइस क्रिस्टल निगल जाता है। वार्निंग साफ लिखी थी, इंस्टेंट डेथ रिस्क, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर देता है। रिजल्ट? उसका पूरा शरीर तुरंत जमने लगता है। लेकिन यहाँ एक अजीब ट्विस्ट होता है, उसके ऊपर फ्री स्टेटस बार बार अप्लाई और रिमूव होने लगता है।
फ्रीज, रिमूव जैसे एक एंडलेस लूप चल रहा हो, और सिर्फ 1 सेकंड बाद किम हो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कमेटी मेंबर और हुनवू दोनों हैरान रह जाते हैं। हुनवू नेचुरली पूछता है कि उसने अभी क्या निगला था। किम हो आराम से झूठ बोल देता है, बस माना रिप्लेनिशिंग एलिक्सिर था, यानी पूरी सिचुएशन को आराम से संभालने की कोशिश करता है। अब बात करें छठे स्पिन के रिवॉर्ड डार्क आइस क्रिस्टल की। किसी भी बिगनर के लिए ये लगभग मौत का फरमान है। इसका एक नाखून जितना छोटा टुकड़ा भी पूरे शरीर को बर्फ की मूर्ति बना सकता है। लेकिन किम हो बच जाता है। वजह है उसका एस रैंक एलिमेंटल रेजिस्टेंस, जो उसने ट्यूटोरियल क्वेस्ट में उस ड्रैगन से हासिल किया था। उसी कारण उसका शरीर फ्रीज स्टेटस को लगातार अप्लाई और रिमूव करता रहता है, जिससे उसे प्रभावी रूप से फ्रीज इम्यूनिटी मिल जाती है। साथ ही क्रिस्टल को कंज्यूम करने के बाद उसे जबरदस्त एनर्जी भी मिलती है। कमेटी मेंबर को संभालने के लिए किम हो एक झूठा एक्सप्लेनेशन देकर पूरी सिचुएशन को शांत कर देता है। उधर हुनवू भी काफी खुश है, क्योंकि उसे पहली बार सोर्ड एम्प्रेस की स्टूडेंट के खिलाफ अपनी स्किल्स टेस्ट करने का मौका मिला। किम हो भी उसे थैंक यू कहता है, क्योंकि उसके सपोर्ट के बिना छठा स्पिन पूरा करना संभव नहीं था। हुनवू स्वाभाविक रूप से एम्प्लीफिकेशन स्पेल के बारे में पूछता है, लेकिन किम हो साफ कह देता है कि वो इसे बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकता। और ये सच भी है, क्योंकि इस स्किल का कूलडाउन पूरे 1 घंटे का है। हुनवू भी मान लेता है कि इतनी पावरफुल एबिलिटी के कुछ लिमिटेशन होना स्वाभाविक है। इस बीच उनकी स्लीपी कंपेनियन सियोयन आधी नींद में पूरी बातचीत मुश्किल से समझ पा रही होती है। थोड़ी देर बाद तीनों का ट्रेन का सफर खत्म होता है और वे डंजन आइलैंड पहुंच जाते हैं। डंजन आइलैंड अपने अनगिनत डंजन्स के लिए मशहूर है। पहले ये खतरनाक अपराधियों का इलाका हुआ करता था, जहां किसी तरह का कानून नहीं चलता था। लेकिन सब कुछ बदल गया जब पहला लेजेंडरी ड्रैगन स्लेयर इस आइलैंड पर आया। उसने पहले सभी अपराधियों को हराया, फिर अकेले ही सारे डंजन्स जीत लिए और आखिर में यहीं एक शहर बसाया। उसी शहर की नींव पर बनी है ड्रैगन स्लेयर अकेडमी, जहां बेहतरीन वॉरियर्स को ट्रेन किया जाता है। अकेडमी पहुंचते ही हुनवू चारों तरफ मौजूद स्टूडेंट्स की भीड़ देखकर हैरान रह जाता है। हर तरफ अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए नए स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तभी तीनों का सामना फिर से काउंसिल लीडर चुन्ही से होता है। वो किम हो को अपने ऑफिस बुलाती है। सीन कट होकर कमेटी रूम में पहुंचता है, जो अपनी सख्त पूछताछ के लिए मशहूर है। सबसे पहले कमेटी किम हो के शरीर की जांच करती है, क्योंकि उसने डार्क आइस क्रिस्टल कंज्यूम किया था। लेकिन स्कैन रिपोर्ट में कुछ भी असामान्य नहीं मिलता। इससे काउंसिल को शक होने लगता है कि शायद वो फॉरबिडन आइटम असली था ही नहीं। इंट्रोगेशन डिपार्टमेंट के हेड सियाहुन किम हो को चेतावनी देते हैं कि अगर वो आगे भी काउंसिल के नियमों को नज़रअंदाज करेगा तो अगली बार सख्त कार्रवाई होगी। इस बार किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए मामला यहीं खत्म किया जा रहा है। मीटिंग खत्म होने के बाद भी चुन्ही पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती। काउंसिल को शुरू से ही पूरी घटना संदिग्ध लग रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर किम हो का मकसद फॉरबिडन आइटम हासिल करना नहीं था तो उसने मशीन का इस्तेमाल क्यों किया। ऊपर से उसने वो आइटम सबके सामने इस्तेमाल भी कर लिया और फिर भी स्कैम में कुछ नहीं मिला। नेक्स्ट सीन में किम हो वापस अपने ग्रुप और बाकी फ्रेशमैन के बीच लौट आता है। इसी के साथ उसका ट्यूटोरियल 3 भी पूरा हो जाता है, क्योंकि वो समय पर एंट्रेंस सेरेमनी में पहुंच गया। रिवॉर्ड के तौर पर उसे कुछ सिल्वर कॉइन्स और एक वेपन सिलेक्शन टिकट मिलता है। भले ही वेपन सिर्फ ई रैंक का है, लेकिन कुछ न मिलने से तो बेहतर ही है। ऊपर से उसके खर्च हुए कॉइन्स की भी कुछ भरपाई हो जाती है। एंट्रेंस सेरेमनी शुरू होती है, लेकिन पहली नज़र में उसका इंप्रेशन कुछ खास नहीं लगता। स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव देखने में बिल्कुल साधारण इंसान जैसा लगता है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। यही व्यक्ति कभी मेन ड्रैगन स्लेयर स्क्वाड का लीडर था। अपने प्राइम टाइम में वो शानदार तलवार के साथ टॉप हीरोज में गिना जाता था। भले ही उसकी पर्सनैलिटी अब साधारण लगे, लेकिन उसकी स्किल और रेप्यूटेशन आज भी बेहद दमदार हैं। इतना ज़रूर है कि उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें चलती रहती हैं, लेकिन इससे उसकी उपलब्धियां और ताकत कम नहीं हो जाती। खैर, प्रिंसिपल नए स्टूडेंट्स का स्वागत करता है। वो अकेडमी के फाउंडेशन के बारे में बताता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका मकसद ऐसे हीरोज तैयार करना है जो ड्रैगन्स को हराकर सच्चे ड्रैगन स्लेयर्स बन सकें। वो स्लेइंग शब्द पर खास जोर देता है ताकि हर स्टूडेंट उसके महत्व को समझ सके। किम हो समझ जाता है कि ये एक वेलकमिंग अनाउंसमेंट है, लेकिन ये स्पीच इतनी लंबी और बोरिंग होती है कि आधे स्टूडेंट्स को नींद आने लगती है। इसलिए हम सीधे आगे बढ़ते हैं। आखिरकार अनाउंसमेंट खत्म हो जाती है। इस पूरे सेशन को अगर किसी ने सच में एंजॉय किया तो वो सिर्फ हुनवू था। उसे ये काफ़ी मीनिंगफुल एक्सपीरियंस लगा, लेकिन किम हो जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए इसे झेलना आसान नहीं था। हाँ, हुनवू को अपने पुराने मास्टर की लंबी लंबी स्पीच सुनने की आदत पहले से थी, इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं हुई। सेरेमनी के दूसरे स्टेज में स्टूडेंट्स को अपडेटेड फॉरबिडन आइटम लिस्ट दिखाई जाती है।
उन्हें साफ बता दिया जाता है कि अगर किसी के पास ऐसा कोई आइटम मिला तो उसे उसके नतीजे भुगतने होंगे। इसके अलावा सभी नए स्टूडेंट्स का डंजन्स के ग्राउंड लेवल पर टेस्ट लिया जाएगा ताकि आगे चलकर किसी तरह का रिस्क न रहे। इंस्ट्रक्टर सेफ्टी पर खास जोर देता है और सभी को नियमों का पालन करने की याद दिलाता है। आखिरकार सेरेमनी खत्म हो जाती है और स्टूडेंट्स राहत की सांस लेते हैं कि ये लंबा अनाउंसमेंट आखिर खत्म हुआ। तभी बिंचुल आता है और हमारे ट्रियो को खाना लेने की अनुमति देता है। उसे देखकर लगता है जैसे उसके लुक में भी थोड़ा बदलाव आया हो। वो कहता है कि अच्छे से खाना खा लो क्योंकि कल से उनकी जिंदगी बदलने वाली है। आखिर अगले दिन से उनकी पहली क्लास शुरू होने वाली है। उसी रात हुनवू और किम हो खुश होते हैं कि अब वे डॉम में पड़ोसी हैं। किम हो अपने कमरे में पहुंचते ही आराम करने के बजाय सीधे अपने बेड पर मेडिटेशन की मुद्रा में बैठ जाता है। वो माना इकट्ठा करके अपना कोर बनाने पर ध्यान देने लगता है। अब बात करते हैं माना कोर की। किसी भी माना बेस्ड स्किल का इस्तेमाल करने के लिए कोर होना बेहद ज़रूरी है। किम हो ने पहले कभी खुद कोर नहीं बनाया, लेकिन क्योंकि उसने ये गेम कई बार खेला है इसलिए उसकी पूरी थ्योरी उसे अच्छी तरह पता है। ऊपर से उसने डार्क आइस क्रिस्टल को भी अपने माना के साथ इम्ब्यू कर लिया है, जो उसके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। सीन अब हुनवू पर शिफ्ट होता है। वो भी मेडिटेशन कर रहा है और स्मान के खिलाफ हुई अपनी फाइट को दोबारा याद करके एनालाइज कर रहा है। उसके लिए स्मान पहली सचमुच की ताकतवर प्रतिद्वंद्वी थी। अगर किम हो ने उसका कोर बूस्ट नहीं किया होता तो वो बहुत पहले हार चुका होता। इसी फाइट के दौरान हुनवू ने महसूस किया कि किम हो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद शांत और इंटेलिजेंट भी है। वो हर सिचुएशन को जल्दी समझ लेता है। अब हुनवू सोचता है कि क्या उसे किम हो पर भरोसा करके उसकी मदद मांगनी चाहिए, लेकिन आखिर में वो फैसला करता है कि अपनी पहली दोस्ती को किसी लेन देन वाले रिश्ते में नहीं बदलना चाहिए। दूसरी तरफ किम हो भी तय कर चुका है कि वो अपनी मेहनत और अपनी क्षमताओं के दम पर ही आगे बढ़ेगा। अगले दिन सभी नए स्टूडेंट्स टेम्परेरी क्लासरूम में इकट्ठा होते हैं। हर कोई आपस में बातें कर रहा है। थोड़ी देर बाद उनकी स्लीपी ग्रुपमेट सियो यान भी पहुंच जाती है। सबको लगा था कि वो काफ़ी देर से आएगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक कोई टीचर ही क्लास में नहीं आया। क्लास शुरू होने का समय हो चुका है, फिर भी कोई कंट्रोल लेने नहीं आता। आखिरकार एक व्यक्ति क्लास में इंटर करता है। शुरुआत में स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वजह यह है कि उस टीचर का लुक इतना डरावना है कि पहली नज़र में वो किसी बेहद खतरनाक इंसान जैसा लगता है। वो अपना परिचय देते हुए कहता है कि उसका नाम ली सुडोक है और वही उनका होमरूम टीचर होगा। फिर वो एक स्टूडेंट से पूछता है कि क्या उसने उसका नाम पहले सुना है। डरी हुई लड़की तुरंत जवाब देती है कि उन्हें विलन हंटर के नाम से जाना जाता है। घबराहट में वो उनका दूसरा निकनेम भी बोल देती है, ह्यूमन बुचर। उधर किम हो पूरे मामले को समझ रहा होता है। इस एकेडमी में अनगिनत एस रैंक हीरोज तैयार किए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके विलन भी बन जाते हैं। ली सुडोक का काम ऐसे खतरनाक लोगों का शिकार करना है। यही वजह है कि उसकी पहचान पूरे वर्ल्ड में बेहद डरावनी है। उसकी ताकत और उपलब्धियों के कारण लोग उसका नाम सुनते ही सतर्क हो जाते हैं। सुडोक साफ कर देता है कि वो टीचर बनना नहीं चाहता था और सिर्फ प्रिंसिपल के जोर देने पर ही ये जिम्मेदारी स्वीकार की। वो ऐसा इंसान है जिसके साथ कोई भी मजाक नहीं करना चाहता। अपनी हर जिम्मेदारी को वो पूरी परफेक्शन के साथ निभाता है और टीचिंग में भी वही स्टैंडर्ड रखने वाला है। वो सीधे स्टूडेंट्स को चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने उसके एग्जाम्स को हल्के में लिया तो उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके बाद वो पहली क्लास शुरू करते हुए ग्रेडिंग सिस्टम समझाता है। सबसे पहले रिटन एग्जाम जो कुल स्कोर का 30% होगा, फिर बिहेवियर स्कोर जो 10% है। अगर किसी का रिकॉर्ड खराब रहा तो ये स्कोर आसानी से 0 भी हो सकता है। सुडोक व्यंग्य में कहता है कि वो हर स्टूडेंट पर नज़र रखेगा ताकि कम से कम कुछ लोग तो ग्रेजुएशन तक पहुंच सकें। इसके बाद आते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स, जिनके 2 हिस्से हैं, डंजन क्वेस्ट और प्लेयर वर्सेस प्लेयर PvP मैच। स्टूडेंट्स को डंजन्स क्लियर करने होंगे और फिर एक दूसरे से मुकाबला करना होगा। रैंकिंग बाकी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से तय होगी। कुल मिलाकर प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलाकर 90%, जबकि एटीट्यूड सेक्शन 10% का होगा, यानी पूरी इवैल्यूएशन 100% की होगी। स्कोरिंग सिस्टम समझाने के बाद सुडोक बिना समय गंवाए सभी फ्रेशमैन को एरिना ले जाता है। वहां पहले से कई मुकाबले चल रहे होते हैं। यही वो प्लेयर मैच हैं जिनके लिए ब्युंगचुल इतना एक्साइटेड था। इस इवेंट में रूल डेथ मैच है, लेकिन इसका मतलब असली मौत नहीं, बल्कि मुकाबला तब तक चलेगा जब तक किसी का हेल्थ बार खत्म न हो जाए या वो आगे लड़ने की स्थिति में न रहे। चाहे तो स्टूडेंट्स सरेंडर भी कर सकते हैं। हर मैच की अधिकतम समय सीमा 5 मिनट है। अगर 5 मिनट के अंदर कोई नतीजा नहीं निकलता तो मुकाबला ड्रॉ माना जा सकता है या फिर जज फैसला करता है। ब्युंगचुल आगे बताता है कि हर स्टूडेंट को 3 अलग अलग अपोनेंट से लड़ना होगा। हर जीत पर 300 पॉइंट्स मिलेंगे।
जब हार या ड्रॉ की बात आती है तो किम हो साफ करता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन कोई पार्टिसिपेशन रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। उसी समय किम हो के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। उसे प्लेसमेंट एग्जाम का सबक्वेस्ट पूरा करना है। इसके लिए कम से कम एवरेज स्कोर हासिल करना होगा, यानी कम से कम एक मुकाबला जीतना होगा। रिवॉर्ड के रूप में उसे एक एक्स्ट्रा कॉपी स्लॉट मिलेगा। किम हो को यह क्वेस्ट आसान लगती है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि अब उसे दूसरे स्टूडेंट्स की स्किल्स और ट्रेड्स देखने का मौका मिलेगा। अगर उसे कोई असाधारण टैलेंट मिला तो भविष्य में वही उसके लिए सबसे बड़ा फायदा साबित हो सकता है। कुछ ही देर बाद अनाउंसर किम हो और उसके पहले अपोनेंट का नाम पुकारता है। उसका मुकाबला स्कारलेट हेयर्ड येनवा से होने वाला है, जो रूबी टावर की रिप्रेजेंटेटिव है और फ्लेम मैजिक में स्पेशलिस्ट है। येनवा अपने सामने किम हो को देखकर थोड़ी निराश हो जाती है। उसकी नज़र किम के ई रैंक अर्थ स्टाफ पर पड़ती है और वो तुरंत मान लेती है कि सामने वाला कोई साधारण सपोर्ट टाइप मेज होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप अगला पार्ट मिस करें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।